हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन में सबका अगेन स्वागत करता हूं। घटना चक्र की ये जो बुक है, जो कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की बिल्कुल ही जितने एग्जाम हुए हैं उसके जो भी क्वेश्चन है सारे का कंपाइलेशन है। इसको घटना चक्र का प्रीव्यू बोलते हैं। और अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये करके जाना चाहिए। इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है और इसको जरूर देखिएगा। साथ में कहूंगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज जो हम करने वाले हैं दोस्तों वो है मुगल डायनेस्टी। एक ही वीडियो मास्टर वीडियो में पूरा मुगल डायनेस्टी जो है, पूरा मुगल डायनेस्टी को हम लोग कवर कर लेंगे। तो वही है कि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि द मुगल रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया वेयर। तो ये ओरिजिनली जो थे ना, ये चगताई तुर्क थे। ठीक है, चगताई तुर्क थे। एक कहानी मैं बता दूं आपको, मुगलों को मुगल सुनना पसंद नहीं था। उनको कोई मुगल बोलता था तो वो जो है उसको अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि मुगल जो ये शब्द है ये मंगोल से बना है, मंगोल से बना है। और मंगोल जो थे काफी बार्बरिक हुआ करते थे। तो मुगलों में बताया जाता है कि मुगलों में जो बाबर की मदर थी वो वो मंगोल डायनेस्टी, मंगोलों से बिलोंग करती थी, जबकि इनके फादर साहब जो थे वो चगताई तुर्क थे। तो ये ज्यादातर अपने आप को तुर्क से रिलेट करना चाहते थे, मुगल या मंगोल से नहीं। तो कह सकते हैं कि द मुगल रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया वेयर चगताई तुर्क। द मुगल रूलर्स बिलोंग टू द चगताई तुर्क or Chagatai branch of Turks. This name was derived from the second son of Genghis Khan. ठीक है, he was the ruler of Central Asia, तुर्किस्तान। चलो आगे बढ़ते हैं। Who among the following defeated बाबर in battle of सरेपुल। सरेपुल एक ऐसा जंग है जिसमें बाबर हार जाता है। और ये जो है कौन हराता है, तो साइबानी खान इसको हराता है। ठीक है, साइबानी खान हराता है। साइबानी खान इन्वेडेड फरगना, फरगना में ही जन्म हुआ था, हम जानते हैं बाबर का। बाबर वहीं पे शासन भी करता था। 1501 में जब साइबानी खान ने अटैक किया फरगना पे, एंड उसी अटैक में डिफीट कर दिया बाबर को एट सरे पुल एंड ऑक्युपाइड समरकंद। बाबर वहां से भागा एंड फॉर 3 years ये घूमता रहा। ही वॉन्डर्ड अराउंड द हिल्स ऑफ अफगानिस्तान एंड द प्लेन्स ऑफ खुराशान। ही मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू रिकैप्चर समरकंद। इसने बहुत अटेम्प्ट किए समरकंद को रिकैप्चर करने के लिए, बट ईच टाइम ये डिफीट का इसको सामना करना पड़ा एट द हैंड्स ऑफ साइबानी खान। तुलघुमा टेक्निक वाज यूज्ड बाय साइबानी टू डिफीट बाबर। यही तुलघुमा जो टेक्निक है बाबर भी यूज किया जब ये हिंदुस्तान में आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को हराया था। ये तुलघुमा टेक्निक होता था कि भाई एक टुकड़ी इधर से जाएगी, एक टुकड़ी इधर से, एक टुकड़ी इधर से और एक टुकड़ी पीछे से भी, चारों तरफ से घेर लेते थे दुश्मन को और ऐसे हरा देते थे। थर्ड देखिए, थर्ड कहता है कि ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। ठीक है, ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। आंसर होगा इसका दौलत खान, दौलत खान। सो आलम खान वाज द अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी। आलम खान जो था अंकल था इब्राहिम लोदी का। हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। ठीक है, ड्यूरिंग द फोर्थ इंडियन कैंपेन ऑफ बाबर द रिलेशनशिप बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड दौलत खान जो था वो बिगड़ गया था, और इसी वजह से जो है दौलत खान ने जो है इनवाइट कर दिया था बाबर को। इससे पहले इब्राहिम लोदी ने ऑर्डर किया था दौलत खान को कि भाई उसके कैपिटल आए इब्राहिम लोदी के, बट दौलत खान वायलेटेड हिज ऑर्डर एंड सेंट हिज सन दिलावर खान टू बाबर विद द मैसेज टू हेल्प हिम टू डीथ्रोन इब्राहिम लोदी। और ये तो एक अपॉर्चुनिटी दिखी बाबर को, बाबर आया और जो है यहाँ पे जंग जीत लिया। इट वॉज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर बाबर एज ही ऑलरेडी रिसीव्ड द इन्विटेशन ऑफ राणा सांगा द किंग ऑफ मेवाड़, and he was quite assured that the opportunity to win India has come.
फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि बाबर एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ पदशाह फर्स्ट एट विच प्लेस। बाबर ने पहली बार जो है पदशाह का जो टाइटल है वो लिया था काबुल में। सो बाबर कैप्चर्ड समरकंद ड्यूरिंग हिज रेन इन 1501 which lasted only for 8 months. After losing Samarkand and Fargana, Babur moved towards Kabul. Kabul को कैप्चर किया. After the victory of Kabul in 1504, he gave up the title Mirza held by his ancestor and adopted the title of Padshah. ठीक है, काबुल को जीतने के बाद पदशाह लगाया था. द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में लड़ी गई थी, एक तरफ था बाबर, दूसरे तरफ था इब्राहिम लोदी. तो बाबर एंड राणा सांगा गलत हो जाएगा, शेर शाह सूरी एंड अकबर गलत हो जाएगा, हुमायूं एंड इब्राहिम लोदी भी गलत हो जाएगा. आंसर होगा बाबर एंड इब्राहिम लोदी, आंसर होगा डी. और इसी के साथ जो है मुगलों का जो है शासन भारत में लागू हो गया. द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन April 21, 1526. It was fought between Babur and Ibrahim Lodi. In North India, Babur had a specific military tactics, including use of gunpowder, firearms, and field artillery also. The army of Ibrahim Lodi had lost the battle despite being more in number. Ibrahim Lodi was killed in this battle. As a result, after victory in this battle, the entire area up to Delhi and Agra came under the Babur's control. Babur declared himself the ruler of on 27th April 1526 and founded Mughal Empire in India. ठीक है, इसी के बाद जो है मुगल एम्पायर फाउंड किया बाबर ने. बाबर्स वार टैक्टिक्स, दैट इज तुलघुमा वार टेक्निक, जिसमें आर्टिलरी, गनर्स एंड हॉर्समैन प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन हिज विक्ट्री. छठा सवाल देखेंगे. सवाल कहता है कि द रीजन फॉर बाबर्स विक्ट्री ओवर इब्राहिम लोदी वाज स्किल्ड कमांडेंट. आंसर होगा डी. नॉट आर्टिलरी, नॉट वीकनेस ऑफ इब्राहिम, नॉट ब्रेवरी ऑफ बाबर, बट द स्किल्ड कमांडेंट. स्किल्ड कमांडेंट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द बाबर्स विक्ट्री ओवर इब्राहिम लोदी. लोग आर्टिलरी लगा देते हैं क्योंकि तोप पहली बार जो है भारत में यूज किया था बाबर ने, बट यहाँ पे स्किल्ड मैन कमांडेंट है, तो आंसर यही होगा. सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वाज आर्टिलरी यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वन ऑफ द टू आर्मीज. आंसर होगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. ठीक है, इसमें बाबर ने पहली बार जो है भारत में आर्टिलरी यूज की थी, और आर्टिलरी जो है इतनी इफेक्टिव साबित हुई क्योंकि इसके आवाज से ही हाथी जो थे, जो एलिफेंट आर्मी थी इब्राहिम लोदी की, वो बिल्कुल अपने ही जो है सेना को कुचलने लगी, घबरा गई बिल्कुल. अब एलिफेंट को यार तोप के सामने लेके आओगे तो वो तो इधर उधर दौड़ना शुरू कर देगा ना. सो इन इंडिया आर्टिलरी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बैटल ऑफ पानीपत, बट बाबर मेंशन्ड द यूज ऑफ आर्टिलरी एंड गन फॉर द फर्स्ट टाइम इन बैटल ऑफ बजौर पाकिस्तान में. बट हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो ठीक है. The first battle of Panipat was fought on April 21, 1526. It was fought between Babur and Ibrahim Lodi. The battalion of artillery was headed by Ustad Ali Kul and battalion of gunners was headed by Mustafa. किसने हेड किया था? मुस्तफा ने. अब देखते आठवां सवाल. आठवां सवाल कहता है कि during which one of the following battles did Babur declare jihad? बाबर ने जिहाद जो है घोषणा की थी बैटल ऑफ खानवा के बाद. बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद इन बैटल ऑफ खानवा, एंड ये जो बैटल ऑफ खानवा था बाबर और राणा संगा में लड़ा गया था. ये 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था, और इसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया और खुद को टाइटल दिया गाजी का. राणा सांगा याद कीजिए, इन्होंने भी इनवाइट किया था बाबर को इनवाइट किया था. खैर चलिए आगे बढ़ेंगे. ओके, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं. कहता है कि विच हिंदू स्टेट हैज बीन मेंशन्ड बाय बाबर इन हिज बाबरनामा. बाबरनामा में कौन से हिंदू स्टेट को इन्होंने बाबर ने मेंशन किया है? आंसर होगा मेवाड़ को मेंशन किया है. मेवाड़ इज द राइट आंसर. सो बाबर मेंशन्ड 2 हिंदू स्टेट्स, दैट इज विजयनगर एंड मेवाड़. विजयनगर की कैपिटल हम जानते ही हैं कि हम्पी हुआ करती थी. ठीक है,
एंड बहुत इम्पॉर्टेंट ये डायनेस्टी थी, विजयनगर एम्पायर था साउथ में, मॉडर्न डे कर्नाटक में. So he writes, when we were at Kabul, Rana Sanga had displayed his loyalty to be present on his behalf and decided that if the honored king reaches Delhi from this side, I, that is Rana Sanga, will invade Agra from this side. This text written by Babur has an important place among the autobiographies all over the world. अब्दुरुद्दीन अब्दुर्रहीम खान खाना ट्रांसलेटेड बाबरनामा इन पर्सियन लैंग्वेज. ये भी पूछ लेता है कई बार कि किसने जो है बाबरनामा को पर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था. द वर्स compositions written by Babur are composed in Turkish text divan. He wrote Mubayyan in a new verse style, which is a book of Muslim law. The text Risal-e-Usaj, that is Khate Babri, written by Babur, is considered as most innovative style. 10वां सवाल देखिए, कहता है कि हु बिल्ट द बाबरी मॉस्क एस्टैब्लिश्ड इन अयोध्या. आंसर होगा इसका मीर बाकी. इट इज बिलीव दैट बाबरी मॉस्क जो है अयोध्या का, ये मीर बाकी ने बनवाया था. ही वॉज ए कमांडेंट ऑफ बाबर. तो खुद बाबर ने नहीं, ये जो है बाबरी मॉस्क जो है अयोध्या का बनवाया था मीर बाकी ने, जो कि कमांडेंट था बाबर का. चलिए अब हम देखते हैं हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बारे में. इन दोनों की लड़ाई भी हुई थी. पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. नॉट करेक्टली मैच बोला है. इल्तुतमिश फादर ऑफ रजिया, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, रजिया सुल्तान के पिताजी थे. गुलबदन बेगम वाज डॉटर ऑफ बाबर, ये भी सही है भाई, बिल्कुल सही है, हुमायूं की बहन थी ये. हमीदा बानू बेगम वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, गलत है, यही गलत है. ठीक है, ये जो थी ये रानी थी हुमायूं की, ना कि अलाउद्दीन खिलजी की. ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी होगा क्योंकि गलत है. शाह तुर्कन जो थी, सी वाज वाइफ ऑफ इल्तुतमिश, दिस इज आल्सो करेक्ट. ओके, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग नेम्स आइडेंटिफाई द वन हु वाज नॉट द ब्रदर ऑफ हुमायूं. हुमायूं का ब्रदर इनमें से चारों में से कौन सा नहीं है वो बताना है. तो जो नहीं है वो है उस्मान, क्योंकि हम जानते हैं कि कामरान, अस्कारी और हिंदल, दे वर द सन्स ऑफ बाबर, दैट्स व्हाई दे वर द ब्रदर्स ऑफ हुमायूं. एंड हुमायूं वाज द एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा लड़का था बाबर का. इसका जन्म जो है 1508 एडी में हुआ था. हिज मदर वाज महम बेगम, वाज रिलेटेड टू सिया सेक्ट. उस्मान वाज नॉट हिज ब्रदर. ठीक है, अगला देखते हैं. Which of the following two rulers fought the battle near Kannauj on 17th मई 1540. ये डिसाइसिव बैटल था क्योंकि जो अफगान से बिलोंग करते थे, शेर शाह सूरी बिहार से भी बिलोंग करते थे, बिहार में इनका जो है जन्म हुआ था शेर शाह सूरी का. इनकी लड़ाई हुई थी हुमायूं से और शेर शाह ने हुमायूं को यहाँ पे हराया था. ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा बी. शेर शाह सूरी एंड हुमायूं, दे फॉट द बैटल नियर कन्नौज ऑन 17 मई 1540 को ये लड़ाई हुई थी. शेर शाह ने डिफीट कर दिया था हुमायूं को. सिंस द बैटल वाज फॉट इन एन एंशिएंट टाउन बिलग्राम, इसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोला जाता है कई बार. ठीक है, जो कि हरदोई जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में. फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे. कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिडीवल एरा रूलर्स मेंशन्ड बिलो वाज हाईली एजुकेटेड. बहुत एजुकेटेड इसमें से जो था वो शेर शाह सूरी था. शेर शाह सूरी बिहार के सासाराम में इनका जन्म हुआ था. शेर शाह सूरी completed his formal education in जौनपुर, which is in currently in UP, and which was the center of education during that time. फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, सही मैच होगा. इसमें सबसे पहले बैटल ऑफ दौरा हुआ था, फिर बैटल ऑफ चौसा, फिर हुआ था इसमें बैटल ऑफ कन्नौज और फिर हुआ था बैटल ऑफ समूगढ़. ये जो है ये रिलेटेड है शेर शाह सूरी से, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है. सो द chronological order of the above mentioned event is Battle of Dora, which took place in 1532, then Battle of Chausa 1539,
Then the Battle of Kannauj 1540, and the last Battle of Samugad was fought in 1658. हुमायूं ने डिफीट किया था महमूद लोदी को बैटल ऑफ दौरा में. शेर शाह ने डिफीट किया हुमायूं को बैटल ऑफ कन्नौज में. एंड बैटल ऑफ समूगढ़ वाज फॉट बिटवीन द दारा सिको, ही वाज द सन ऑफ जहांगीर, शाहजहां एंड अपने जो है अपने ब्रदर्स से लड़ाई लड़ी. एक तो था उसमें औरंगजेब और मुराद बख्श. दारा सिको इसमें मारा गया एंड औरंगजेब जो है गद्दी पे बैठा था. सो बैटल ऑफ चौसा वाज फॉट बिटवीन शेर शाह एंड हुमायूं. सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेंगे. सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम विच प्लेस वेयर जयता एंड कुंपा एसोसिएटेड हु इम्प्रेस्ड शेर शाह विथ देयर वैलर. तो जयता एंड कुंपा एसोसिएटेड विद द प्लेस कॉल्ड मरवाड़. In the Battle of Samel with Sher Shah Suri, Maldiyo Rathore lost. His army generals Jayata and Kumpa gave a tough fight with just a few thousand men against bigger army of Sher Shah Suri. Due to the valor and courage of Jayata and Kumpa, Sher Shah Suri armies suffered heavy losses. Sher Shah is not it's said to have commented that for a few grains of bajra millets, I almost lost the entire kingdom of Hindustan. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. 7वां नंबर. चलिए अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल कहता है कि शेर शाह सूरी वॉज ब्यूरीड एट. शेर शाह सूरी को दफनाया गया था सासाराम में. इसका जन्म भी यहीं पे हुआ था. सो शेर शाह वॉज द सन ऑफ अफगान जागीरदार फ्रॉम सासाराम बिहार. ही वॉज ओरिजिनली नेम्ड फरीद खान but was given the title of Sher after killing a tiger. He died in 1545 and was buried at Sasaram. सासाराम में इसका मकबरा भी है. 8वां क्वेश्चन देखेंगे. कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग गॉट पुराना किला ऑफ दिल्ली बिल्ट इन प्रेजेंट फॉर्म. तो पुराना किला जो है वो शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था. सो पुराना किला इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट. कहाँ पे? दिल्ली में. इट्स करेंट फॉर्म was built by Sher Shah Suri, the founder of Sur Empire, while Humayun raised the citadel of Purana Killa with an extensive area sprawling around it. चलो 9th नंबर देख लेंगे. कहता है कि who built the mosque of किलाए कुन्हा inside पुराना किला. पुराना किला दिल्ली में किलाए कुन्हा बनवाया था शेर शाह सूरी ने. आंसर होगा 20 का. So Purana Killa was constructed by Sher Shah and Humayun in Delhi. Here, Kilae Kunha Mosque and Sher Mandal monument were built by Sher Shah Suri. 10th क्वेश्चन देख लेंगे. कहता है कि which one of the following pairs is not correctly matched. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था. ठीक है. एंड बैटल ऑफ खानवा 1527 में राणा सांगा एंड बाबर के बीच में हुआ था. बैटल ऑफ घाघरा 1529, ये भी सही है. बैटल ऑफ चंदेरी 1530 में नहीं हुआ था. बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में हुआ था. बाबर और मेदनी राय के बीच में हुआ था. और बैटल ऑफ घाघरा जो है बाबर और अफगान रूलर्स के बीच में हुआ था. तो बैटल ऑफ चंदेरी जो है बंद कर दो, 1528 में हुआ था. 11th देख लेंगे. विथ रेफरेंस टू शेर शाह सूरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. कौन सा सही है शेर शाह सूरी से रिलेटेड. पहला देख लेंगे. पहला कहता है कि ही वॉज आर्किटेक्ट ऑफ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. बिल्कुल सही है भाई, ब्रिलियंट इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था. However, his qualities as a ruler were not more remarkable than his victories on the field of battle. Only one सही है भाई, क्योंकि सेकंड बिल्कुल गलत है. His qualities as a ruler were more remarkable than his victories on the field of battle. Not तो लगेगा ही नहीं इसमें. So Sher Shah Suri was a brave warrior and successful conqueror also.
Sher Shah was the architect of a brilliant administrative system. In fact, his qualities as a ruler were more remarkable than his victories on the battlefield. His brief reign of 5 years, that is between 1540 to 45, this was marked by introduction of wise and salutary changes in every conceivable branch of administration. Hence, the first statement is true, while the second statement is absolutely false. Let us see the 12th question. Which medieval ruler introduced the system of patta and Kabuliyat to help the peasants? Patta was like a right given to farmers or peasants to grow their produce. So it was Sher Shah Suri. So Sher Shah was medieval ruler who introduced the system of patta and Kabuliyat to help the peasants. So the peasants were given patta by the central authority, in which the share of the government was clearly mentioned कि कितना जो है peasant जो है share देगा सरकार को. The peasants accepted it through Kabuliyat. Next one is, what was the exchange rate of silver रुपया? उस समय सिल्वर के क्वाइन को रुपया कहा जाता था, which was introduced by शेर शाह सूरी in India. So ये हुआ करता था D, that is 64:1. ठीक है. So the currency system of Sher Shah was well developed. He introduced pure silver rupiah, that is rupee, of 178 grains, and copper dam was 380 grains. At that time, the exchange rate of rupiah and dam, रुपया और दाम का जो एक्सचेंज रेट था वो 64:1 था. अगर आप 64 अगर आप देते हैं दाम तो आपको 1 रुपया मिलता था. अकबर से रिलेटेड देखेंगे भाई, ठीक है. हुमायूं शेर शाह देख लिया हमने, अकबर से रिलेटेड देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू बैरम खान. बैरम खान वाज ए रीजेंट, ही वाज ए रीजेंट ऑफ Akbar, because Akbar was a kid only. He was a kid when his father died, so he has to be taken care of by somebody. So Bairam Khan become the regent of Akbar. Akbar gave the title of Khane-Khana to Bairam Khan. This is absolutely true. This title was not given at the time of appointment of Bairam Khan as a Wazir of Empire. This is wrong. This title was given, not तो इसमें लगेगा ही नहीं. This title was given at the time of appointment of Bairam Khan as a Wazir. So only statement 1 is true, second is wrong. So let us see the explanation. Bairam Khan was Akbar's guardian. Akbar appointed him as his wazir or minister and honored him with the title of Khane-Khana. Okay. The first matrimonial alliance with the Rajputs was established by Akbar with the house of. So he established with the house of Kachawas. His first wife was from the Kachawas family. Okay. So the first matrimonial alliance with Rajputs was established by Akbar with the Kachawa Rajput. He went on the pilgrimage to mausoleum of Sheikh Moinuddin Chishti of Ajmer. Ajmer में ही इनका mausoleum है Sheikh Moinuddin Chishti का. He visited that place in 1562. His route lay through the Rajput states of Amber. Okay, its ruler was Raja Bihari Mal. Bharmal भी कहा जाता है इनको. With a view of safeguarding his position, offered his submission to Akbar at Sanganer and voluntarily proposed his daughter, Princess Harkabai, जिसे जोधाबाई भी कहा जाता है. इसके बाद ही शादी हुई थी जोधाबाई या हरकाबाई का यंग monarch जो कि अकबर था. Akbar accepted the offer and on his return from Ajmer married in 1562. कब शादी किया? 1562 में. It was the first marriage of Akbar with any Rajput girl. Thus, Raja Bharmal was the first Rajput king who accepted Akbar's supremacy of his accord. Salim, later जिसका नाम जहांगीर पड़ा, heir to the throne, was born of this wedlock on August 30, 1569. थर्ड देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. पहला देखिए, अकबर मैरिज ऑफ प्रिंसेस ऑफ अंबर.
Battle of Tukaroi, Mughal invasion of Malwa, and Kararani conquest of उड़ीसा। दाऊद करारनी की बात की जा रही है, तो करेक्ट आंसर होगा 3142। सबसे पहले आएगा इसमें मुगल इन्वेशन ऑफ मालवा, फिर आएगा इसमें वन अकबर मैरिज विथ प्रिंसेस ऑफ अंबर जोधाबाई, फोर्थ आएगा फिर करारनी कॉन्क्वेस्ट ऑफ उड़ीसा, एंड सेकंड आएगा फिर बैटल ऑफ तुकारवाई। देख सकते हैं अकबर की शादी जो हुई थी इसमें सबसे पहले हुई थी किस, देखो सबसे पहले जो इंसिडेंट हुआ था दैट इज मुगल इन्वेशन ऑफ मालवा ऑफ 1561, देन अकबर का शादी प्रिंसेस ऑफ अंबर 1562, देन हुआ था इसमें बैटल करारनी का कॉन्क्वेस्ट ऑफ उड़ीसा, देन बैटल ऑफ तुकोरोय 1575 में। द म्यूजोलियम और दरगाह ऑफ विच चिश्ती सेंट वाज विजिटेड बाय अकबर, तो अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार अजमेर को विजिट किया था। ठीक है, सो अकबर सपोर्टेड चिश्ती सेक्ट एक्सप्रेसिंग हिज फेथ इन सूफिज्म। He sought the company of religious divine saint with whom he conversed with inborn zeal and humility. He frequently visited the mausoleum of Khwaja Moinuddin Chistiya at Ajmer, and the shrine of contemporary Sufi says Sheikh Salim Chistiya at Sikri, फतेहपुर जो सिकरी करेंटली बोला जाता है, सिकरी हुआ करता था पहले। फिफ्थ देख लेंगे, कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज पर्सनली किल्ड बाय अकबर, अकबर के द्वारा मारा गया था अधम खान। सो अकबर किल्ड अधम खान द सन ऑफ महम अंगा 1562 में मार दिया था, एज ही एसेसिनेटेड अकबर्स प्रिंस प्राइम मिनिस्टर अतक खान को मारा था, इसलिए अकबर ने इसको मार दिया। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेंगे, कहता है कि हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ राजपूत आर्मी बिसाइड्स महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप तो थी ही एक कमांडर, उनके अलावा कौन था, तो उनके अलावा थे हकीम सूर। आंसर होगा बी हकीम सूर। सो हकीम सूर वाज ए डिसेंडेंट ऑफ शेरशाह सूरी and was a general in Maharana Pratap army. He was the commander in chief of Rajput army. Besides Maharana Pratap's during the battle of Haldighati of 1576, which he lost unfortunately, he was, Hakim Khan was commanding an army of Afghan during the battle. सेवेंथ क्वेश्चन देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूताना स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट द सुपरमेसी ऑफ अकबर विलिंगली। आंसर होगा मेवाड़, जहाँ के महाराणा प्रताप थे। ठीक है, सो मेवाड़ डिड नॉट एक्सेप्ट द सुपरमेसी ऑफ अकबर विलिंगली। राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ कंटिन्यूड हिज struggle against Akbar for a long time. After the death of Rana Pratap, his son Rana Amar Singh signed a treaty of with Jahangir 1615 में। जहांगीर जो है अकबर का बेटा था। Causes of Akbar's popularity were मनसबदारी सिस्टम, बिल्कुल he introduced this system, and religious policy was also, he was a tolerant king। ठीक है, and land revenue system was also there. Social reforms, he did lot of social reforms, तो all इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ABCD सभी सही है। So the establishment of Mughal administration is credited to Akbar. His central administrative policies and interpretation of designation of king, his duties and authorities, his provincial administration, his revenue system, his monetary policies, his Mansabdari system, etc. are measures of his success. Akbar was the first Muslim ruler who practiced religious harmony also between the subjects, and he treated Hindus and Muslims alike. He abolished jizya kar and the pilgrimage tax also, and the slavery को भी खत्म किया था। तो he बेसिकली जिजिया कर जो हटाया था 1564 में, इसके अलावा पिलग्रिमेज टैक्स 1563 में, एंड स्लेवरी को 1562 में हटा दिया था अंडर इज लिबरल रिलीजियस पॉलिसी। द एबोलिशमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड सती टुक प्लेस इन हिज रेन। दस ऑल द 4 पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन द कॉजेज ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ अकबर। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड ऑर्डर्ड दैट ए मैन शुड
marry only one wife and could marry another only when the first wife was barren. मतलब कि उससे बच्चा नहीं हो रहा है। ये किसने कहा था? ये क्या इसने अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, या फिर शेरशाह ने कहा था, या फिर अकबर ने कहा था? अकबर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो आंसर हमारा जो है अकबर ही होना चाहिए। आंसर होगा अकबर इसका। दूसरी शादी तभी करनी चाहिए जब पहली शादी से कोई बच्चा, या फिर फर्स्ट वाइफ इज barren, not fertile. So Akbar banned some social customs and personal opinions, but he did not did do that to improve society. For example, he ordered that a man could marry only one woman and could marry another only when the first wife proved barren. He also tried to promote social reforms by encouraging widow remarriage and by discouraging sati practice forcefully. Let us see the 10th question. Which of the following statement is or are correct? पहला statement देखते हैं. Akbar tried to fix the age of marriage for boys and girls. Yes, he tried it, but he could not succeed. But he tried. Akbar gave freedom to girls to marry at their own will and not under the parental pressure. दोनों बातें सही हैं. आंसर होगा इसका C. So Akbar had tried to fix the age of marriage for the girls at 14 years and for boys 16 years. He gave freedom to the girls to marry at their own will and not under the parental pressure. 11th क्वेश्चन देख लेंगे. मिलिट्री सिस्टम इन द रेन ऑफ अकबर वाज बेस्ड ऑन. ये मनसबदारी के बेस्ड पे था. मनसबदारी वाज अ सिस्टम ऑन which the mansabs were given, chart ranks were the given, ranks were given. So it was essential to have a well organized army for expansion of empire and maintenance of peace and order. इसलिए इसने जो है मनसबदारी सिस्टम लाया था. अकबर रिफॉर्म मेनी लूपहोल्स ऑफ मिलिट्री सिस्टम फॉर दिस पर्पस. He revived the practice of chehra, that is descriptive image of each soldier maintained, and dag, that is branding of horses, in 1573-74. After this section, he organized soldiers by mansabdari system. 1574-75 में. mansab means rank or position. mansabdar means the official who had a rank or designation in the royal army. This was based on the decimal system. The first person to be given proper status of दीवान by Akbar, तो वो था मुजफ्फर खान तुर्बती. आंसर होगा सी. दीवान is a word in Persian vocabulary and was adopted by Muslim during the period of Umar Khalif. They used that term for treasury department from 9th year of Akbar's reign till 30th year. Diwan designation was adorned by Muzaffar Khan Turbati, Raja Todarmal and Khwaja Shah Mansoor. ये तीनों रहे हैं उस पीरियड के बीच में. The growth of Diwan's department began with the appointment of Muzaffar Khan Turbati. Diwan was a supreme official of financial affairs and revenues. 13th देख लेंगे. कहता है कि इन विच मीजर्स टोडरमल अचीव्ड फेम. इसने जो लैंड रेवेन्यू को बहुत अच्छे से डेवलप किया था टोडरमल ने. आंसर होगा बी, लैंड रेवेन्यू. सो टोडरमल अचीव्ड फेम इन द फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू. अकबर इंट्रोड्यूस द दहसला और जब्ती सिस्टम. दहसला और जब्ती सिस्टम पूछता है तो उससे रिलेटेड कौन था? उससे रिलेटेड अकबर और उसका जो है एक कह सकते हैं कोर्ट ऑफिशियल टोडरमल. So Japti system of land revenue collection in 1580 AD to consolidate Mughal Empire. The founder of this system was Todarmal. That's why it is known as Todarmal settlement. Under this system, the average produce of different crops as well as the average prices prevailing over the last 10 years was calculated. 1/3 of the average produce was state share, that is called mal, and rest 2/3 share was left with the cultivators, that is called खराज. 1/3 टैक्स हुआ करता था पहला. 14th क्वेश्चन देख लेंगे. क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन शेरशाह एंड अकबर इन लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स. तो वो था टोडरमल. वो टोडरमल ही था जो कि कनेक्टिंग लिंक था शेरशाह एंड अकबर के बीच में, क्योंकि शेरशाह भी जब्ती सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था. Raja Todarmal is honored in Indian society for his land revenue system or reform. Aine Dahsala was introduced by Akbar. Raja Todarmal और
Pacha Shah Mansoor and Muzaffar Khan Turbati also helped in this, was the main propounder of this system. That's why it is known as Todarmal settlement also. Let us see the 15th question. Arrange the following events of Akbar's regime in their chronological order. अकबर के रिजाइम में ये सारे जो घटनाएं हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. ओके, वो तो कहीं सही होगा. 1 2 3 4 ये सही ऑर्डर में ही है. ठीक है, देख लेते हैं. एबोलिशन ऑफ जिजिया इसने 1564 में किया था आई थिंक. ओके, अकबर एबोलिश जिजिया इन 1564 AD. Jizya was a religious tax on non-Muslim, and the construction of Ibadat Khana took place in 1575 AD, whose main purpose was to facilitate philosophical and theological discussions. The declaration of Mahjar Nama was held in 1579, which was prepared by Sheikh Mubarak, the father of Abul Fazl. Akbar founded Deen-e-Ilahi, that is a kind of religious harmony. दीन-ए-इलाही के तहत इसमें जो है डिफरेंट रिलीजन्स के हेड को बुला के डिस्कशन होती थी. तो वो 1582 में. 16th क्वेश्चन देख लेंगे. कहता है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मर्डर ऑफ अबुल फजल, डेथ ऑफ शेख मुबारक शाह, डेथ ऑफ फैजी एंड डेथ ऑफ दनियाल. आंसर होगा इसका सी, दैट इज सबसे पहले हुआ था डेथ ऑफ शेख मुबारक, फिर हुआ था डेथ ऑफ फैजी एंड फिर हुआ था मर्डर ऑफ अबुल फजल एंड लास्ट में हुआ था डेथ ऑफ दनियाल. आंसर होगा सी. इसका साल भी देख लेते हैं. ओके, शेख मुबारक was the father of Abul Fazl. He and Faizi passed away in 1593. Faizi died in 15. तो देखो शेख मुबारक जो था वो फादर अबुल फजल का भी था. फैजी, अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे. इसकी देहांत हो गई थी शेख मुबारक के 1593 में. फैजी का देहांत हो गया 1595 में. द एसेसिनेशन ऑफ अबुल फजल ये हुआ 1602 में ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रिंस सलीम, दैट इज कॉल्ड जहांगीर. जहांगीर ने मरवा दिया था. अकबर्स सन दनियाल पास्ट अवे इन 1605. उसी साल में जो है अकबर की भी मृत्यु हुई थी जिस साल उसके बेटे की हुई थी. विच हिस्टोरियन सेड दीन इलाही इज ए रिलीजन. आंसर होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं. दीन इलाही वॉज नॉट ए रिलीजन बट एन आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन सूफी पैंथेज्म. Jahangir's contemporary Mohsin Fani mentioned Dil-e-Ilahi as independent religion in his text Davistane-Mazahib. 18 नंबर देख लेंगे क्या कहता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ सुलह कुल, दैट इज यूनिवर्सल पीस एंड फ्रैटर्निटी. द कॉन्सेप्ट ऑफ सुलह कुल एडॉप्टेड बाय अकबर वाज रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ द अबव. यानी कि पॉलिटिकल जनरसिटी भी थी उसकी, रिलीजियस टॉलरेंस भी था एंड लिबरल कल्चरल एटीट्यूड भी था अकबर का. ऑल ऑफ द अबव. द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर वाज यूनिवर्सल हार्मोनी which is better known as Sulh Kul policy. Akbar formulated the policy of Sulh Kul in place of Islamic concept. He promulgated new sect that is called Deen-e-Ilahi for reconciliation between all religious schools in 1582 AD. Sulh Kul policy of Akbar reflects his political generosity and religious tolerance as well as his liberal cultural attitude too. 19th देख लेंगे. 19th क्वेश्चन क्या कहता है. कहता है कि अगेंस्ट विच मुगल एम्पेयर वाज फतवा इशूड फ्रॉम जौनपुर. जौनपुर से फतवा इशू हुआ था किस मुगल एम्पेयर के अगेंस्ट में. आंसर होगा अकबर. सो इन 1580 AD एन उलेमा मौला मोहम्मद यजदी फ्रॉम जौनपुर issued fatwa against the Mughal emperor Akbar and asked all Muslim to rebel against the Mughal emperor Akbar. क्योंकि ये टॉलरेंट था, थोड़ा लिबरल था अकबर, तो फतवा जारी कर दिया इसके अगेंस्ट में. 20वां नंबर देखेंगे. कहता है कि एसर्सन और रीजन देखिए. एसर्सन कहता है कि कंस्ट्रक्टेड बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी, ये किसने किया था. ये किया था अकबर ने. अकबर बिल्ड दिस मोन्यूमेंट टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ हिज सन जहांगीर. रॉन्ग. ही बिल्ट बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सिकरी. ही बिल्ट बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी आफ्टर ए विक्ट्री ओवर गुजरात. So A is true, R is false.
Correct answer is C. So Akbar annexed Gujarat in 1572-73 AD and named an earlier established city as Fatehpur Sikri. ठीक है. And a class of historian believes that Akbar erected Buland Darwaja of Sikri as a victory tower to commemorate his victory over Gujarat, while Percy Brown related its construction with the victory in south of Akbar, which he succeeded in 1601. But anyway, the widely accepted fact is Buland Darwaja created or constructed after the victory over Gujarat. 21st question, Akbar constructed in Fatehpur Sikri the Panch Mahal. Panch Mahal is in Fatehpur Sikri. This despite Panch Mahal, for Buland Darwaja is also there. So Panch Mahal, that is construction started under the regime of Emperor Akbar. Panch Mahal, Panch means five and palace means Mahal. That is why it is called Panch Mahal, because of its five stories. Panch Mahal architecture resembles that of Buddhist monasteries. Some of the features of Buddhist monasteries are reflected in Panch Mahal. The ground floor has 84 pillars that support the entire structure. Let us see this 22nd question. Which of the following forts was not constructed in the reign of Akbar? Red Fort of Delhi was constructed during the reign of Shahjahan, not Akbar. ठीक है. Rest all, like Agra Fort was constructed during the reign of Akbar, Allahabad Fort again, and Lahore Fort. But Red Fort of Delhi was constructed during the reign of Shahjahan, who was the son of Jahangir. Okay. So Red Fort of Delhi was not constructed during the reign of period of Akbar. It was built in the period of Shahjahan. It is famous as Red Fort, as it is constructed with the red sandstone. Its construction was completed in 1648 AD, while Agra Fort, Allahabad Fort, and Lahore Fort, they all were built during the reign of Akbar. Let us see the 23rd question. Who among the following translated Mahabharata into Persian? आंसर होगा दारा सुको और अब्दुल कादिर बदाऊनी. ओके, सो महाभारता और the Rajmnama is called the Mahabharata. It was translated into Persian language on the orders of Akbar by Faizi Naqib Khan and Abdul Qadir Badauni, which was named as Rajmnama or Book of Wars. Let us see the next question. Abdul Qadir Badauni. Okay. Who of the following was awarded with the honor of Jari Kalam by King Akbar? Who of the following was awarded with the honor of Jari Kalam? Answer is Muhammad Hussain. Correct answer is A. Muhammad Hussain. Let us see the next question. So Muhammad Hussain from Kashmir was one of the famous writer in Akbar's court, who was adorned with the honor of Jari Kalam by King Akbar. Let us see the 25th question. Famous Jain scholar who was respected by Akbar, his name is Hari Vijay Suri. Hari Vijay Suri. So Hari Vijay Suri was a Jain monk. क्या थे ये? Jain monk थे, who stayed for a few years in the court of Akbar and was honored with the title of Jagad Guru. जगत गुरु का टाइटल इनको दिया था अकबर ने. Emperor Akbar invited Hari Vijay Suri to explain the principle of Jainism. जब ये दीन इलाही के समय में बुलाता था. Akbar was so much influenced by the ideology of non-violence preached by Jain says that he became vegetarian and prohibited slaughter of animals and birds. Another Jain scholar who resided in Mughal court was Jin Chandra Suri, bestowed with the title of Yug Pradhan by Akbar. Let us see the 26th क्वेश्चन. इंडियन रूलर कंटेम्प्रोरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड. तो ये अकबर ही था भाई. ठीक है, अकबर ही था. सो द इंडियन रूलर कंटेम्प्रोरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड was Akbar. It is notable that on occasion of establishment of East India Company in 1600, Elizabeth was the Empress of England. India had the reign of Akbar during that period, that is 1556 to 1605.
अकबर का ही शासन था। द टेन्योर ऑफ एलिजाबेथ वाज फ्रॉम 1558 टू 1603, तो लगभग सेम ही पीरियड था दोनों का। 27th क्वेश्चन देख लेते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग एम्पेयरर्स मे बी कॉल्ड एन एनलाइटेंड डेस्पोट? आंसर होगा अकबर। अकबर Akbar was a great ruler whose empire extended from Bengal to Afghanistan in the north and Kashmir to Godavari in the south. Okay, he was a secular. He was a secular emperor, and the complete authority of empire was vested in him. Therefore, he is considered as an enlightened despot, like Queen Elizabeth I of England and Frederick the Great, during whose reign all the subjects were equal before the law. अब आ जाएगा जहांगीर से रिलेटेड। चलिए जहांगीर से रिलेटेड देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि इन हुज रेन वाज द ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ इन हुज रेन वाज द ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ साइंड बिटवीन मुगल एंड द राणा ऑफ मेवाड़? तो आंसर होगा इसका जहांगीर के समय में हुआ था ट्रीटी ऑफ चित्तौड़। मुगल इंपेरर एंड राणा ऑफ मेवाड़ के समय में हुआ था। मेवाड़ के राणा जो थे उस समय वो महाराणा प्रताप के बेटे थे। ठीक है, सो इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर इन विच द ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ was signed between the Mughals and Rana of Mewar in 1615 AD. Rana accepted the allegiance of Mughal emperor, and Jahangir returned Mewar and Chittorgarh to Rana, which was annexed by Mughals during the reign of Akbar. सेकेंड क्वेश्चन देख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज सेंट फर्स्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर? तो सबसे पहले जो आया था तो कैप्टन हॉकिंस आया था, जो कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत था। सो कैप्टन विलियम हॉकिंग, जो कि 1608 से 1611 एडी तक भारत में आया था, ही वाज द फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ही विजिटेड द कोर्ट ऑफ जहांगीर। ही वाज सेंट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1608। कब आया था? 1608 में आया था। एंड ही स्टेड एट द रॉयल कोर्ट फॉर 3 ईयर्स, 1608 से 1611 तक था। और जो है जहांगीर ऑनर्ड हिम विद द मनसब ऑफ 400। सर थॉमस रो वाज द लीडर ऑफ द सेकेंड डेलीगेशन। थॉमस रो उसके बाद आया था टू विजिट द कोर्ट ऑफ जहांगीर। सर थॉमस रो वाज द फर्स्ट एम्बेसडर सेंट बाय ब्रिटिश किंग जेम्स वन टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। देखो कैप्टन विलियम हॉकिंग जो था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया था, लेकिन जो थॉमस रो था वो ब्रिटिश किंग जेम्स वन के द्वारा भेजा गया था। थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे। कहता है कि विद द रेफरेंस टू कैप्टन हॉकिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जो सही है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ही केम टू इंडिया इन 1611। गलत। ही केम टू इंडिया इन 1608। ओके, and he was sent by East India Company, not by James I. So first is wrong. He was very well versed in Turkish language. That is why important. That is why he was able to converse with the Mughal emperor. So answer होगा D, second only सही है। William Hawkins was the first English ambassador to be sent by East Indian Company. East India Company के द्वारा भेजा गया था 1608 में, not in 1611. He reached in Mughal court in 1609. Hence, statement 1 is incorrect. He had knowledge of Turkish language. He spoke Turkish very well. Hence, statement 2 is correct. And answer D is correct. Let us see the fourth question. Sir Thomas Roe came to India as the British ambassador during the reign of Jahangir. इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जहांगीर इसका सही आंसर होगा। सर थॉमस रो विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर एज ए ब्रिटिश एम्बेसडर। क्या बन के आया था? ब्रिटिश एम्बेसडर बन के आया था। एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लैंड किंग जेम्स वन के तरफ से भेजा गया था। सर थॉमस रो जो कि 1615 से 1619 तक रहा भारत में, नारेटेड ए क्लियर पिक्चर ऑफ जहांगीर रूल। ही वाज सेंट टू मुगल कोर्ट टू एक्वायर फेवरेबल फैसिलिटीज फॉर द ट्रेड ऑफ ब्रिटिश विथ इंडिया। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेंगे। थॉमस रो वाज रिसीव्ड इन ऑडियंस बाय जहांगीर एट? आंसर होगा अजमेर में रिसीव किया था जहांगीर ने इन ऑडियंस थॉमस रो को। ठीक है, थॉमस रो भेजा गया था ब्रिटेन के द्वारा। सो द थॉमस रो मेट जहांगीर। कब मीटिंग हुई थी? 1616 में हुई थी एट अजमेर।
He stayed in India till 1619. In 1619, he returned England with a decree of Jahangir that the British would be welcomed in Mughal court with great zeal. तो सक्सेसफुल रहा था इसका ये जो इंडेवर था. A Dutch traveler who has given a very valuable account of the reign of Jahangir was, आंसर होगा फ्रांसुआ पेल्सिएट. ठीक है, पेल्सर्ट. सो पीटर मुंडी जो था इसमें, पीटर मुंडी वाज ए ब्रिटिश ट्रैवलर हु केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां. निकोलो मनुक्की जो था वो इटालियन ट्रैवलर था. ही केम टू इंडिया एंड एट द टाइम ऑफ सक्सेशन वॉर. विलियम हॉकिंस जो था, ही अराइव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर, और ये भेजा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा. वेयर एज फ्रांसुआ पेल्स्टियर्ट was a Dutch traveler who came to India during the reign of Jahangir period. He left a unique account of Mughal Empire in his text, that is Jahangir's India, the Remonstrati of Francois Pelstret. सेवेंथ क्वेश्चन देख लेंगे. सेवेंथ क्वेश्चन कहता है कि विच मुगल एम्पेयर हैज नो म्यूजियम इन इंडिया. आंसर होगा जहांगीर. जहांगीर का जो म्यूजियम है और बाबर का भी, दोनों का म्यूजियम भारत से बाहर है. बाबर का जो म्यूजियम है वो शहादरा काबुल में है, और जहांगीर का शहादरा में है, लाहौर में. बोथ ऑफ देम आर लोकेटेड इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, सो दे आर नॉट इन इंडिया. तो इसमें पता नहीं कैसे दोनों ऑप्शन दे दिया था. कोई कंक्लूसिव आंसर तो इसका हो ही नहीं पाएगा. आठवां नंबर देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पेयर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्सियन. पर्सियन लैंग्वेज में अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था जहांगीर ने, नहीं तो जनरली जो है तुर्किश लैंग्वेज में लिखा जाता था. सो जहांगीर वॉज एन आउटस्टैंडिंग ऑथर एज वेल एज ए क्रिटिक. ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्सियन लैंग्वेज. किस में लिखा था? पर्सियन लैंग्वेज में लिखा था. एंड नेम्ड इट एज तुजुके जहांगीरी. Jahangir had recorded his merits as well as demerits in his autobiography. This memoir has been divided into three parts. The first part is the preface, which was written by Muhammad Hadi after the death of Jahangir, in which the early life of Jahangir is mentioned. The second part was original piece of text, which was narrated by Jahangir. The third part of the text was written by Muhammad Hadi again. Babur wrote his autobiography as a Tujuke Babari in Turkish language, but Jahangir's memoir was Tujuke Babari Jahangiri. It was written in Persian language and it was an autobiography. The killer of Abul Fazl was rewarded by Jahangir, क्योंकि इसी ने मरवाया था तो उसको रिवार्ड भी दिया. The coronation of Jahangir took place in November 1605 AD, a week after the death of अकबर. अकबर के डेथ के एक वीक बाद ही ये गद्दी पे बैठा. ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी. He provided his designations to his associates in his court, in which the murderer of Abul Fazl, that is Raja Bir Singh Bundela, was also rewarded. Jahangir started his reign with liberalism, forwarding the customs and traditions of his father Akbar, and issued the orders which demonstrated concern for the welfare of the people. अगला देख लेंगे. Of the following who had rebelled against the Mughal emperor Jahangir. जहांगीर के अगेंस्ट में रिवेल किया था वो था एक तो खुर्रम था, फिर दूसरा था महाबत खान और खुसरो. तीनों ने रिवेल किया था. सो जहांगीर्स एल्डेस्ट सन खुसरो रिवोल्टेड against Jahangir just after the coronation and was suppressed in 1606 AD. The revolt of Shahzada Khurram was diminished by Mughal army under the Mahabat Khan. In 1626 AD, Mahabat Khan himself revolted against Jahangir. तो खूब रिवोल्ट इसने देखे हैं भाई. Who of the following was not a member of Nurjahan's junta? नूरजहां जो थी, she was wife of जहांगीर. जहांगीर के बिहाफ पे ये रूल करती थी. द एक्चुअल पावर ऑफ मुगल एम्पायर वाज इन द हैंड ऑफ नूरजहां. सो हु
ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ नूर जहां जुनता? आंसर होगा जहांगीर. So Noor Jahan was a cultured, educated, intelligent, dominating lady and ambitious wife of Mughal Emperor Jahangir. Noor Jahan's junta consisted of a group of 5, जिसमें वो खुद थी, उसकी मदर थी, उसका फादर था, ठीक है, जिसका नाम था मिर्जा घियास बेग, और इतमाद दौला, इसका जो है मकबरा जो है फतेहपुर सिकरी में है. एंड इसका जो ब्रदर था असफ खान भी था, और प्रिंस खुर्रम जो कि सन इन लॉ था, सन इन लॉ ऑफ हर ब्रदर असफ खान, वो भी इसमें शामिल था. प्रिंस खुर्रम नोन एज शाहजहां had been allied with Noor Jahan through most of his father's reign, but when she swung her support to her son-in-law Shahryar, he left her junta and rebelled. अब देखते हैं शाहजहां के बारे में. चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, शाहजहां से रिलेटेड है ये. सवाल कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ एम्पायर फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? पहले आगरा हुआ करता था, लेकिन शाहजहां ने दिल्ली में अपना जो है कैपिटल शिफ्ट कर दिया था. आंसर होगा सी. सो शाहजहां बेसिकली शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा से, जो है इसने आगरा से जो है दिल्ली को जो है अपना कैपिटल इसने शिफ्ट किया. सो करेक्ट आंसर विल बी शाहजहां. So Shahjahan shifted the capital from Agra to Shahjahanabad, that is in Delhi. Delhi का पुराना नाम शाहजहानाबाद. Which Mughal emperor abolished the Persian court custom of sijda? Sijda means bowing down to the king or the emperor. ठीक है. So ये किसने इसको एबोलिश किया? विच वॉज बिगन बाई बलबन. तो इसको एबोलिश किया था शाहजहां ने. सिजदा जो सिस्टम था, सर झुकाने का, ठीक है, एम्पेरर के सामने, वो खत्म किया था शाहजहां ने. सो शाहजहां वाज द मुगल एम्पेरर हु एबोलिश द पर्सियन सिस्टम ऑफ कोर्ट, दैट इज सिजदा, विच बिगैन बाई बलबन. कब खत्म किया था? 1636-37 में. थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे. थर्ड क्वेश्चन कहता है कि द फेमस डायमंड ऑफ कोहिनूर, कोहिनूर का हीरा अभी जो है ब्रिटिश क्वीन जो है उसके सर के ताज पे लगा हुआ है, जो कि हमारा है. द फेमस डायमंड ऑफ कोहिनूर वाज प्रेजेंटेड टू शाहजहां बाई, शाहजहां को ये प्रेजेंट किया था किसने? मीर जुमला ने. सो द कोहिनूर डायमंड, और which is one of the famous diamonds in the world, was discovered in the mines of Golconda. Golconda is in south. Mir Jumla was the minister of Sultan of Golconda, Abdullah Qutub Shah, 1626 से 1672 तक, who got angry over Mir Jumla for accepting the mansab of King Shahjahan and seized all his property. Later, Shahjahan sent Aurangzeb to attack Golconda, and the matter was resolved and treaty was signed between them. Later, Mir Jumla जो था, he was called back to Agra and given the title of Muazzam Khan. Mir Jumla, the Persian noble and reputed diamond dealer, visited the court of Shahjahan and presented the Kohinoor diamond to the Mughal emperor. Fourth question देखते हैं. Who was the poet laureate of Shahjahan reign? Who was the poet laureate of Shahjahan reign? आंसर होगा इसका कलीम. सो पोएट कलीम जो था, जिसका नाम अबू जालिह भी कह सकते हैं, he became a member of the court of शाहजहां. फिफ्थ क्वेश्चन देख लेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि विच मुगल रूलर पैट्रोनाइज्ड कविंद्र आचार्य सरस्वती ऑफ बनारस? विच मुगल रूलर पैट्रोनाइज्ड कविंद्र आचार्य सरस्वती ऑफ बनारस? ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड हिंदी. तो आंसर होगा इसका शाहजहां. मुगल रूलर शाहजहां पैट्रोनाइज्ड कविंद्र आचार्य सरस्वती ऑफ बनारस. ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड हिंदी. नेक्स्ट देख लेंगे छठा नंबर. छठा नंबर कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिजर्व द क्रेडिट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाल किला? लाल किला बनाने का जो श्रेय जाता है, आगरा का रेड फोर्ट जो है, वो शाहजहां को जाता है. आंसर इज डी. सो शाहजहां ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू शाहजहानाबाद, दैट इज Delhi currently, and laid the foundations of Shahjahanabad on his name. Red Fort is an important monument of Shahjahan. It is an irregular octagon
with two long sides on the west and the east, and with two main gates, on one on the west and other on the south, called लाहौरी एंड दिल्ली गेट्स. लाहौरी एंड दिल्ली गेट कहा जाता है. तो आप जब जाओगे दिल्ली, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो आपको वहाँ पे लाहौरी गेट और दिल्ली गेट मिलेगा. इट इज़ यूनिक इन आर्किटेक्चर एंड ग्लोरी. नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर. कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एमंग द मुगल एम्पेयर कंस्ट्रक्टेड जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली. जामा मस्जिद जो है दिल्ली का किसने बनवाया था? ये बनवाया था शाहजहां ने. सो जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वाज बिल्ट बाय शाहजहां. ऑफ कोर्स he left behind a great legacy. He left behind a great legacy of structures constructed during his reign. Buildings constructed by Shah Jahan are Diwan-e Aam, Diwan-e Khas, Sis Mahal, Moti Masjid of Agra, खास महल, इसके अलावा मौसमन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, ताजमहल, ऑफ कोर्स रेड फोर्ट. ये सभी जो है बहुत ज़्यादा जो है इसने कंस्ट्रक्शन कराए हैं. 8वां देखेंगे. 8वां कहता है उपनिषद वे ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां. अगेन शाहजहां के ही समय में उपनिषद, जो कि भारतीय लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं, वो ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन में शाहजहां ने. सो द उपनिषद्स वेर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां बाय हिज सन दारा सिको. दारा सिको ने एज ए सिर ए अकबर करके करवाया था. 52 Upanishads were translated in this book. लेनपुल नेम्ड हिम लिटिल अकबर. ठीक है, लेनपुल ने दारा सिको को लिटिल अकबर का दर्जा दिया था ड्यू टू हिज टॉलरेंस एंड जेनरोसिटी. मजमा उल बहरैन इज द ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ दारा सिको. शाहजहां गेव हिम द टाइटल ऑफ शाह बुलंद इकबाल. शाहजहां चाहते भी थे कि दारा सिको ही गद्दी पे बैठे. बड़ा भी था दारा सिको, बट औरंगजेब ने मार दिया लड़ाई में. द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी हिंदू स्क्रिप्चर्स वाज. फर्स्ट मुस्लिम जिसने हिंदू स्क्रिप्चर पढ़ा वो भी दारा सिको ही था. दारा सिको शायद जहांगीर का बेटा था. इन द गिवन ऑप्शन द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी हिंदू स्क्रिप्चर्स वाज दारा सिको, द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां. दारा सिको वाज हाईली एजुकेटेड स्कॉलर एंड ऑथर भी था. He studied many Hindu scriptures and translated योग वशिष्ठा, भगवत गीता को भी ये जो है पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था. 10वां देखेंगे. कहता है कि वेयर वाज दारा सिको ब्यूरिड. तो इसको जो है बैटल ऑफ सक्सेशन में मारा गया था. ये किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, जो इसका छोटा भाई था. इसको ब्यूरी किया गया था दिल्ली में ही. सो दारा सिको वाज हैंडेड ओवर टू औरंगजेब बाय बलूची चिफ्टन नेम्ड मलिक जीवन. A special judicial committee appointed by Aurangzeb declared Dara Shikoh heretic and ordered the death penalty for him. Dara Shikoh was killed in 1659. His head was buried in Taj Mahal complex in Agra and body was buried in tomb of Humayun. सोच लो, इतना जुल्मी अपने भाई के अगेंस्ट ही था ये. So however many history book do not mention this. दारा सिको का जो टॉम था, इट इज इन कॉम्प्लेक्स ऑफ टॉम ऑफ हुमायूं. नेक्स्ट देख लेते हैं 11 नंबर. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर ऑफ डेक्कन फॉर द मेजर पार्ट ऑफ शाहजहां रेन. आंसर होगा इसका औरंगजेब. हु अमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नर ऑफ डेक्कन फॉर द मेजर पार्ट ऑफ शाहजहां रेन. आंसर होगा औरंगजेब. सो औरंगजेब वाज द गवर्नर ऑफ डेक्कन फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग 1636 से 44 तक था इन द रेन ऑफ शाहजहां. एंड ही वॉज द गवर्नर ऑफ डेक्कन सेकेंड टाइम था ये 1653 से 1658 तक. अब आ जाइए औरंगजेब के बारे में सवाल देख लेते हैं. पहला सवाल कहता है कि एसर्सन और रीजन वाला. एसर्सन, औरंगजेब सक्सीडेड शाहजहां टू द मुगल थ्रोन. बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है. द लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर वाज फॉलोड. आंसर होगा इसका सी. बोथ सही है, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि औरंगजेब ने दारा सिको को मार के गद्दी अपनाया था. सो औरंगजेब सक्सीडेड शाहजहां, दिस इज ट्रू, बट द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर वाज नॉट फॉलोड वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स स्टेट. प्राइमोजेनिचर में क्या होता है? जो एल्डेस्ट सन होता है, ही यूज्ड टू इनहेरिट द फादर्स स्टेट, बट इस केस में हुआ नहीं. ही सक्सीडेड द थ्रोन बाय फोर्स. देयर were no clear rules of succession. It was the subject of power. Dara was the eldest and the Aurangzeb was the third son of Shah Jahan. So assertion A
तो सही है, बट रीजन नॉट करेक्ट है, तो आंसर होगा सी इसका। एसर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। दूसरा देखेंगे, हु ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पेरर वाज कोरोनेटेड ट्वाइस, दो बार कोरोनेशन हुआ था औरंगजेब का। सो द कोरोनेशन ऑफ मुगल एम्पेरर औरंगजेब occurred twice. His first coronation was held on 21st July 1658 in Delhi, एंड सेकेंड जो था वो हुआ था 5 जून 1659 को ऑन द सक्सेस ऑफ खाजवा एंड देवराय बैटल। खाजवा और देवराय बैटल जो है इसके भाइयों के अगेंस्ट में ही था। थर्ड देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द रेन ऑफ औरंगजेब एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो आंसर ही दिखा देता हूं आपको। सही आंसर होगा इसका सी, यानी कि सबसे पहला जो बैटल था वो हुआ था डिफीट ऑफ सुजा नियर बनारस फरवरी 1658 में, विक्ट्री ऑफ धर्मत 15 अप्रैल 1658 को, बैटल ऑफ समूगढ़ 29 मई 1658 को, और बैटल ऑफ देवराय ये हुआ था 1659 में। अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड select the correct answer from the quotes given below। बैटल ऑफ बिलग्राम तो ये 1540 में हुआ था, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, बैटल ऑफ बिलग्राम ही आएगा, फिर आएगा बैटल ऑफ सरनल, फिर आएगा बैटल ऑफ धर्मत, फिर आएगा लास्ट में बैटल ऑफ जजाऊ। आंसर होगा इसका ए। सो बैटल ऑफ सरनल गुजरात में हुआ था, इट टुक प्लेस इन गुजरात 1572 एडी में, इन विच मुगल आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ अकबर डिफीटेड इब्राहिम मिर्जा। शेर शाह सूरी ने डिफीट किया था हुमायूं को इन द बैटल ऑफ बिलग्राम 1540 एडी में। इन 1658 एडी आर्मी ऑफ औरंगजेब डिफीटेड दारा सिको इन द बैटल ऑफ धर्मत। बैटल ऑफ जजाऊ टुक प्लेस बिटवीन द बहादुर शाह वन एंड मोहम्मद आजम शाह 1707 एडी में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, विच सन ऑफ औरंगजेब रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर वीकनिंग हिज फादर्स पोजीशन अगेंस्ट द राजपूत्स। अपने बाप के अगेंस्ट में कर दिया था अकबर ने। अकबर मोहम्मद अकबर था ये, जिसको मतलब ओरिजिनल अकबर वो मत मान लेना। द रिवेलियस सन रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर, औरंगजेब के अगेंस्ट में ही 1681 में, जब औरंगजेब का पोजीशन अगेंस्ट राजपूतों के अगेंस्ट में वीकेंड हो रहा था, तब रिवोल्ट कर दिया था इसने। विथ विच मुगल जनरल डिड शिवाजी साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में। ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन किया था इन्होंने जय सिंह के साथ। जय सिंह जो था वो कमांडर था, ठीक है, जनरल था मुगलों का। औरंगजेब सेंट राजा जय सिंह of Amber to fight against Shivaji. He made elaborated preparations and succeed in besieging the Purandar fort, where Shivaji lodged his family and treasure. ठीक है, शिवाजी opened negotiation with Jai Singh and the treaty of Purandar जो है 1665 में साइन हुआ था। Who among the following was called as जिंदा पीर? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को ही। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को ही, कई बार पूछा गया सवाल है। सो औरंगजेब वाज द थर्ड सन ऑफ शाहजहां हु वाज द एम्परर ऑफ इंडिया। 1658 से 1707 तक एम्परर रहा। ही वाज कॉल्ड द जिंदा पीर। आठवां सवाल देख लेंगे। आठवां सवाल कहता है कि टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विच औरंगजेब हैड कॉन्कर्ड इन डेक्कन। तो एक तो इसने बीजापुर जीता, दूसरा गोलकुंडा जीता। मोस्ट ऑफ द टाइम अपने फादर के समय में ये साउथ का ही जो है जनरल रहता था, साउथ को ही देखता था। औरंगजेब कैप्चर्ड बीजापुर 1686 में, गोलकोंडा को 1687 में कैप्चर किया था, बीजापुर और गोलकोंडा। हु वाज द रूलर ऑफ गोलकोंडा व्हेन औरंगजेब सीज्ड द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा 1687 में? तो आंसर होगा अबुल हसन कुतुब शाह। ठीक है, अबुल हसन कुतुब शाह, कुतुब शाही डायनेस्टी थी यहाँ पे। सो औरंगजेब कैप्चर्ड बीजापुर 1686 में और गोलकोंडा को इस 1687 में कैप्चर किया था। अबुल हसन कुतुब शाह वाज द किंग ऑफ गोलकोंडा एट द टाइम ऑफ सीज बाय औरंगजेब। इट इज सेड दैट औरंगजेब ओपनड द फोर्ट ऑफ गोलकोंडा यूजिंग द कीज ऑफ गोल्ड, द सेम वे अकबर ओपनड द फोर्ट ऑफ असीरगढ़। 16 नंबर देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
emperors had the highest number of Hindu generals in Mughal army? तो आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू जनरल्स थे मुगल आर्मी में। So the Mughal army had the largest number of Hindu generals during the reign of Aurangzeb. There were 31.6% Hindu commanders in Aurangzeb's court, in which most of the members were Marathas. This ratio was 22.5% in Akbar reign, and यही रेशियो 22.4% था शाहजहां के समय में। हु री इम्पोज जिजिया? जिजिया कर जो था एक रिलीजियस टैक्स हुआ करता था, एंड ये जो है ये नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, यानी हिंदुओं पे। तो ये री इम्पोज कर दिया था औरंगजेब ने। खत्म किसने किया था? अकबर ने। सो यहाँ पे वही बात लिखी गई है दैट अकबर हैड एबोलिश द जिजिया ड्यूरिंग हिज रेन, बट औरंगजेब री इम्पोज कर दिया इसको, जो कि नॉन मुस्लिम के ऊपर टैक्स हुआ करता था। 1679 में री इम्पोज कर दिया गया। द हिंदूज वेर कैटेगराइज इनटू 3 क्लासेस फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग टैक्स। पहला क्लास जो था, दीज वेर दोज हु विथ इनकम लेस देन 200 दिरहम पर एनम, उनको 12 दिरहम पर एनम जो है एज ए टैक्स देना होता था अगर रिलीजन को फॉलो करना है तो, अदरवाइज भाई मुस्लिम बन जाओ। सेकेंड जो है, अगर कोई 200 से 10,000 दिरहम कमाता था तो उसको 24 दिरहम पर एनम देना पड़ता था एज ए टैक्स। एंड थर्ड कैटेगरी था जिसमें इनकम अगर 10,000 दिरहम से ऊपर है तो उसको 48 दिरहम पर एनम टैक्स के तौर पे देना होता था। वीमेन, स्लेव्स, चिल्ड्रन अंडर द 14 ईयर्स, बेगर्स एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन जो थे उनको इस टैक्स से बाहर रखा गया था। द सबऑर्डिनेट हिंदू किंग्स एंड ब्राह्मण्स वेर कंपेल्ड टू पे दिस टैक्स। अबाउट रिवाइविंग जिजिया, यूरोपियन ट्रैवलर्स जो थे, दे रोट दैट this his motive was to increase his treasure, but it seems to be partially true. 12 नंबर देखो, 12 नंबर कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डॉटर ऑफ एम्पेरर औरंगजेब? तो इसकी बेटी का नाम था मेहरुनिशा। ठीक है, मेहरुनिशा वाज द डॉटर ऑफ औरंगजेब, वाइल जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा जो थी वो शाहजहां की बेटियां थी। 13 नंबर देखेंगे, टू हुम औरंगजेब बेस्टोड अपॉन द टाइटल ऑफ साहिबत उज जमानी। साहिबत उज जमानी का जो है वो जहां आरा को दिया था, जो कि जहां आरा जो थी वो बेटी थी किसकी? ओके, औरंगजेब bestowed the title of साहिबत उज जमानी टू जहां आरा। जहां आरा was the eldest daughter of Emperor Shahjahan and Mumtaz Mahal. She was also the elder sister of her father's successor and sixth Mughal Emperor Aurangzeb. ओके, जहां आरा इसकी बहन थी, इसको दिया था साहिबत उस जमानी। 14 नंबर देखेंगे, सेंट रामदास इज एसोसिएटेड विद द पीरियड ऑफ रूल ऑफ। तो ये जो है औरंगजेब के समय में ही थे। सम्राट समर्थ रामदास या फिर सेंट रामदास वाज द ग्रेट सेंट ऑफ महाराष्ट्र। ही वाज बोर्न इन 1608 एडी एंड डाई कर गए थे ये 1681 में। He was the contemporary of Mughal king Aurangzeb. Guru Ramdas, the fourth Sikh Guru, was contemporary of Akbar. ठीक है, तो आंसर होगा डी। अकबर इसका आंसर होगा यार, अकबर। Which one of the following tombs is called the second ताजमहल? सेकेंड ताजमहल के नाम से जाना जाता है टॉम्ब ऑफ रबिया उद दुरानी, जो कि बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। ये बीबी थी किसकी? वाइफ थी औरंगजेब की। आप देखोगे ना तो ताजमहल जैसा दिखता भी है ये। सो औरंगजेब कंस्ट्रक्टेड बीबी का मकबरा फॉर हिज वाइफ्स रबिया उद दुरानी के लिए बनवाया था बीबी का मकबरा, विच इज एन आर्किटेक्चरल वंडर विथ इंट्रिकेट डिजाइन। इसमें डिजाइन काफी इंट्रिकेट है, कार्व्ड मोटिव्स, इम्पोजिंग स्ट्रक्चर्स एंड ब्यूटीफुली लैंडस्केप्ड महल, मुगल स्टाइल गार्डन है इसमें। इट इज ऑल्सो नोन एज टॉम्ब ऑफ बीबी या फिर बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड द मिनी ताज और सेकेंड ताजमहल भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द टॉम्ब ऑफ रबिया उद दुरानी, जो कि वाइफ थी औरंगजेब की ही। अगला है क्या? इसके नीचे ही होगा अगला। मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट एट दिल्ली वाज बिल्ट बाय
ये तो भाई किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद, ओके। रेड फोर्ट में जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाया था, ये औरंगजेब ने ही बनवाया था, ठीक है। रेड फोर्ट में जो मोती मस्जिद है वो बनवाया था औरंगजेब ने। सो मोती मस्जिद इनसाइड द रेड फोर्ट किसने बनवाया था, औरंगजेब ने। अगर आगरा में मोती मस्जिद पूछे तो किसने बनवाया था, वो बनाया था शाहजहां ने। अब देखो हमने मुगल किंग्स को, एम्पेयरर्स को देख लिया। अब अगला जो टॉपिक आएगा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। बाय बाय।